हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो ये आज हमारी 19वीं क्लास है एसएसटी के पेपर की, जो कि हमारा पेपर ये सितंबर 2016 में हुआ था। तो चलिए हम इसको धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपको ये कोई क्वेश्चन ना आया करे तो आप घबराया ना करें, हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उधर हमने एनसीईआरटी की समरी भी शुरू की हुई है, तो आशा है कि एग्ज़ाम आने तक आपकी जो तैयारी है वो पूरी तरह से हो जाएगी। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम साथ में धीरे धीरे सॉल्व करते चलेंगे और सीखते चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट फीचर ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। कि ये जो निम्नलिखित में से दुनिया में प्रचलित वृक्षारोपण खेती की सही विशेषता का चयन करें। दिस इज अ कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस ऑन लार्ज स्टेट्स। कि ये एक व्यावसायिक प्रकार की खेती है जो बड़े संपदा पर प्रचलित है। व्यावसायिक कौन सी होती है? कमर्शियल। ये वो खेती होती है जिसमें हम सिर्फ बेचने के लिए करते हैं। एक होती है सब्सटेंशियल टाइप ऑफ फार्मिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने परिवार के निर्वाह के लिए, सिर्फ अपने गुजारे के लिए खेती करते हैं कि हम घर में हमारे खाने के लिए हो जाए। और ये कौन सी होती है? कमर्शियल टाइप, सिर्फ बेचने के लिए, कि हम इससे पैसा कमाना चाहते हैं व्यापारिक रूप से। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है कि हमने पैसे कमाने होते हैं। और इस खेती से क्या होता है, इसमें हम जो औजार यूज़ करते हैं वो बड़े औजार यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह हो गए। और दूसरे वाले जो खेती होती है सब्सटेंशियल फार्मिंग, उसमें हम इतने ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करते। और दूसरी ऑप्शन देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर वर्क विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर ऑफ एन इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड। कि जो इस प्रकार की खेती में किसान भूमि के गहन उपयोग के लिए अपने परिवार के सदस्यों की मदद से काम करते हैं। कि इसमें क्या होगा कि ये वही वाली है खेती है सब्सटेंशियल फार्मिंग, जिसमें क्या करते हैं कि जो फार्मर होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ ही, परिवार के साथ ही क्या करते हैं, इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड, कि उसी जगह पे क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। दिस कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस इन द इंटीरियर और द सेमी एरिड लैंड ऑफ द मिड लैटिट्यूड। की इस खेती का अभ्यास मध्य अक्षांशों के अर्ध शुष्क भूमि के अंदरूनी हिस्सों में किया जाता है। और ये जो लास्ट ऑप्शन है, देयर इज अ लो यील्ड पर एकड़, की प्रति एकड़ जो उपज होती है बहुत ही कम होती है। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा? क्योंकि जब हम प्लांटेशन फार्मिंग करते हैं, ये मेनली क्या होती है, कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग होती है, कि बहुत ही बड़े एरिया में की जाती है। तो ये कौन सी खेती होती है? ये एक व्यावसायिक प्रकार की खेती है जो बड़े संपदा पर प्रचलित है। तो उसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following cities had always a unique advantage as a city with the highest ability of middle and top management talent? इन्होंने बात किसकी की है कि किस शहर को मध्य और शीर्ष प्रबंधन प्रतिभा की उच्चतम उपलब्धता वाले शहर के रूप में हमेशा एक अनूठा लाभ मिला है। तो उसमें हमने उस शहर का बताना है कि जिसको हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट के लिए जो माना जाता है वो कौन सा शहर है? कोची, बेंगलुरु, पूना या फिर चंडीगढ़। तो उसका जो सही उत्तर है वो है बेंगलुरु, बेंगलोर। यहाँ पर है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकसित है। जो बेंगलुरु है इसे हम भारत की क्या कहते हैं, इसे हम सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन वैली में सभी है ना, वहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि गूगल का। तो इसी तरह भारत का जो सिलिकॉन वैली है उसे हम बेंगलुरु को हम कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द स्टेट रेफर्स टू। लेजिस्लेचर जो होती है, विधानमंडल होती है, ये क्या दर्शाता है? एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, ब्यूरोक्रेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज, की जो नौकरशाह कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। नौकरशाह मीन्स भी जो भी कर्मचारी होते हैं जो कि हमारे उसको चला रहे होते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो किसके लिए, जो लॉ को है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। या द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, की सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसे कहते हैं जो लेजिस्लेचर ऑर्गन है। या फिर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन, की नागरिकों के निर्वाचित प्रतिनिधि। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर लेजिस्लेचर में कौन सी आती है? पार्लियामेंट आती है, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें जो लोगों का चयन होता है, जो भी मेंबर चुन के जाते हैं वो होते तो नागरिकों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए जो उसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीएड्रेसल
रिड्रेसल ऑफ द केस अंडर क्रिमिनल लॉ इज करेक्ट, कि आपराधिक कानून के तहत किसी मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कि फर्स्ट द केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट एंड देन द एफआईआर इज लॉन्च्ड विद द पुलिस, कि पहले क्या होगा, पहले कोर्ट में केस दायर किया जाता है और फिर पुलिस पर पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है। दूसरा ऑप्शन, फर्स्ट एफआईआर इज लॉन्च्ड विद द पुलिस एंड देन पिटीशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टिव पार्टी ओनली, कि पहले पुलिस के पास एक एफआईआर दर्ज की जाती है और फिर प्रभावित पक्ष द्वारा संबंधित अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की जाती है। फर्स्ट एफआईआर इज लॉन्च्ड विद द पुलिस एंड इट इज देन द केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट, कि पहले क्या किया जाता है, पहले पुलिस के पास एक एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद अदालत में मामला दायर किया जाता है। तो इसमें क्या है, लास्ट ऑप्शन में नो एफआईआर इज लॉन्च्ड एंड पिटीशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टिव पार्ट ओनली, कि कोई प्राथमिकता दर्ज नहीं की जाती और केवल प्रभावित पक्ष द्वारा संबंधित अदालत के समक्ष याचिका दायर की जाती है। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि पहले एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद केस जो चलता है, किसके बाद, उसके बाद अदालत में मामला दायर किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम इज करेक्ट, कि इनमें से इन्होंने क्या कहा है कि अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, इफ पुलिस थिंक that the evidence point to be guilt of the accused person then they may file an FIR in the court, कि अगर पुलिस को लगता है कि सबूत आरोपी व्यक्ति के अपराध की ओर इशारा करते हैं तो वो FIR दर्ज कर सकते हैं अदालतों में। दूसरी ऑप्शन है, पुलिस कैन यूज कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, कि जो उन्होंने क्या किया होगा कि मान लिया होगा अपने आरोप, जो भी सबूत होंगे वो अपने आप जो उन्होंने माना होगा कि हाँ जो भी सबूत उन्होंने वहाँ पर बोला होगा उस समय में कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ सबूत के रूप में पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों का उपयोग कर सकती है। या ऑप्शन नंबर 3, द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस डू नॉट अलाउ पुलिस टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, कि जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कि पुलिस को जांच के दौरान किसी को यातना या मार या गोली की मारने की अनुमति नहीं देते हैं, कि आप उनके साथ टॉर्चर नहीं कर सकते। इट इज़ द जॉब ऑफ द पुलिस और डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट, कि ये पुलिस डिसाइड करेगी कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं। इस हिसाब से तो फिर ये तो पुलिस की फिर ना वो होगी, सुप्रीमेसी होगी, कि सिर्फ पुलिस ही डिसाइड कर देगी कि ये इसने, फिर तो जजेस या फिर कोर्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। इन्होंने क्या कहा है, द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस डू नॉट अलाउ पुलिस टू टॉर्चर और द बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, कि किसी भी जिस भी अक्यूज्ड को जिस पर इल्जाम लगाया गया है उसको टॉर्चर नहीं किया जा सकता और 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उन्हें प्रस्तुत करना होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स, कि ऑल फंडामेंटल राइट्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन अलाउ अ सिटीजन टू मूव the higher courts if she believe that the decision taken by the lower court is unjust। हिंदी में देखते हैं कि भारत के संविधान में निर्धारित सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू करने योग्य हैं या शोषण के खिलाफ अधिकार एक नागरिक को उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए अनुमति देता है यदि वह मानता है कि निचली अदालत द्वारा लिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो 2 है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट, और जो फर्स्ट है वो गलत है। ठीक है, फर्स्ट गलत, सेकंड इज राइट। तो उसका कौन सा होगा यहाँ पर ऑप्शन में, फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स एंड डी इज ट्रू। सो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग वायोलेटेड, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये बताना है कि हमारे भारतीय संविधान के कौन से जो अनुच्छेद है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। आर्टिकल 370, आर्टिकल 360, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 25। तो यहाँ पर जो उसका सही आंसर है वो है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है कि हम किसी भी पर्सन का क्या नहीं कर सकते, भी भेदभाव नहीं कर सकते। नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ कि कास्ट, रिलीजन
या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस या फिर कलर या जेंडर के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। पर इसी के ये तो 1 और 2 सब क्लॉज में लिखा हुआ है आर्टिकल 15 के, और जो उसके आर्टिकल 15 के 3 और 4 सब क्लॉज में पता है क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन, जैसे कि फीमेल्स के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो सरकारें हैं ये स्पेशल कानून बना सकती हैं इनकी रक्षा के लिए, या फिर इनको कुछ स्पेशल राइट्स देने के लिए। और इनमें और क्या बात कही गई है 4 में, सब क्लॉज 4 आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि SC ST एक्ट कास्ट को क्या किया जाएगा, हम उनको स्पेशल प्रायोरिटी दे सकते हैं एजुकेशन में, एजुकेशनल एरिया में, एजुकेशनल फील्ड में हम उनको स्पेशल क्या दे सकते हैं, उनको स्पेशल प्रोविज़न दिया हुआ है कि उनको प्रमोट कर देंगे हम। तो इस हिसाब से ये जो वायलेट हो रहा है अभी प्रेजेंट में, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट ऑन द ऋग्वेद एंड चूज द करेक्ट आंसर। कि ऋग्वेद पर निम्नलिखित 3 कथनों में पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। इट वॉज रिटन 3500 ईयर अगो, कि ये 35 साल पहले लिखा गया था। इट वॉज कंपोज इन प्राकृत, की इसकी रचना प्राकृत में हुई थी। या इट हैज़ मोर देन 1000 टाइम्स, कि इसके जो हाइम्स थे क्या थे, इसमें जो भजन थे वो 1000 से अधिक थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ये गलत लिखी हुई है, और ये प्राकृत में भी नहीं लिखे हुए, संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा? 3 इज ट्रू एंड 1 एंड 2 आर फॉल्स, कि ये 3 सत्य है और 1 और 2 असत्य हैं। जो 3500 साल पहले नहीं लिखा गया था ये, और इसकी जो रचना थी प्राकृति में नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर कौन सा है? ये इसमें से 1000 से अधिक भजन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन माउना केया हवाई एंड अंडर सी माउंटेन हायर देन माउंट एवरेस्ट फाउंड, कि निम्नलिखित में से किस महासागर में माउंट एवरेस्ट से अधिक ऊंचा पर्वत माउना केया हवाई जो है वो हवाई में है, ये वो उससे भी ज़्यादा ऊंचा है, पर ये महासागरों के अंदर है। इसका नाम है माउना केया इसका नाम है। और ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको पता है ना कितनी थी? हमने पढ़ा था 88 एंड 48। वैसे इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, 88 अब 50 हो चुकी है, पर हम वैसे फिर भी हम याद रखेंगे 88 48 मीटर है। तो ये जो माउना केया है इसकी लगभग ऊंचाई पता है कितनी है? 10,000 लगभग 200 मीटर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ऊंचा है। ठीक है, ये माउना केया की इतनी लगभग इतनी ऊंचाई है। तो अब आप सोचिए कि ये इतना ऊंचा है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये महासागरों के बीच में है, और ये हमने वही बताना है कि ये कौन से महासागर के बीच में है। तो देखते हैं, एन आर्कटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन या पैसिफिक ओशन। आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पैसिफिक ओशन। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो शांत महासागर है वो बहुत ही, जैसे कि यहाँ पर नाम में ही शांत है, फिर आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो शांत चीज़ें होती हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो शांत सिर्फ कहने को है, पर इसमें जो सबसे विश्व का जो सबसे लंबा पहाड़ है धरती के अंदर, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? ओशंस में। अंडर सी माउंटेन जिसे कहते हैं वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है पैसिफिक ओशियन में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विनय पीटक इज अ बुक दैट रिकॉर्ड्स, कि जो विनय पीटक है एक किताब है, उसमें कौन सी बातें लिखी हुई हैं? बुद्धिस्ट रूल्स, जैन टीचिंग्स, वैदिक रिचुअल्स या कन्वर्सेशन अमंग टीचर्स, की बौद्ध नियमों के बारे में लिखा हुआ है, जैन उपदेशों के बारे में लिखा हुआ है, वैदिक अनुष्ठानों के बारे में लिखा हुआ है, या शिक्षकों के बीच बातचीत के बारे में लिखा हुआ है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है बौद्ध नियम। इनमें कुछ कन्वर्सेशन भी इनकी लिखी हुई है। तो उसका जो सही उत्तर है विनय पीटक। ये काफ़ी बार क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। इसका जो सही उत्तर है वह है बुद्धिस्ट रूल्स। ये क्या है? विनय पीटक, बुद्धिस्ट रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हु अमंग द फॉलोइंग सुपरवाइजर्स द वर्क ऑफ पटवारी। इसको जो पटवारीज का वर्क होता है, ठीक है, पटवारी का वर्क का सर्वेक्षण कौन करता है? देखते हैं सुपरवाइज कौन करता है। SHO ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑफ द एरिया, की जो SHO होता है वो करता है, या सरपंच होता है जो गांव का वो करेगा, या तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो उसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? जो इनके वर्क है
पटवारी के वो तहसीलदार करते हैं। तहसीलदार और क्या क्या काम करते हैं कि जैसे किसी बच्चे को कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो वो भी बनवाने में उसकी मदद करते हैं। और क्या होता है, किसी स्टूडेंट को अगर किसी किसान के पास अगर कोई ज़मीन के जो कागजात हैं या उनका कोई रिकॉर्ड है वो लेने में समस्या आ रही है तो उसको कॉपी लेने में उसकी वो मदद करते हैं तहसीलदार। तो ये मेन क्या है तहसीलदार, इसका जो सही उत्तर है तहसीलदार। तहसीलदार क्या करते हैं कि सुपरवाइजर्स द वर्क ऑफ पटवारीज, कि इनके काम को देखते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेगालिथ्स, कि मेगालिथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दे वर यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट्स, की इन्हें दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, इसको रखा जाता था। अभी हम देखेंगे इसका उत्तर क्या होगा। ऑल वर फाउंड अंडरग्राउंड एंड हिडन अवे फ्रॉम द व्यू, कि सभी भूमिगत पाए गए और देखने से दूर छिपे हुए थे। ऑप्शन नंबर सी, दे प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग स्टोन टूल्स, कि उन्होंने पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया। दे वर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वे भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में केंद्रित थे। तो उसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है। दे वर यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट्स, ये मार्क ब्यूरियल साइट्स क्या मतलब कि उन्हें दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अर्थक्वेक वेव्स, कि हमने बताना है कि इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंगें नहीं है। ठीक है, एक ट्रांसवर्स वेव्स अनुप्रस्थ तरंगें, सरफेस वेव्स सतह की लहरें, या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अनोदय तरंगें। तो कौन सी इसका जो सही उत्तर होगा वो हमने यहाँ उन्होंने पूछा क्या, अर्थक्वेक रेज, अर्थक्वेक वेव्स। अगर आपने एनसीईआरटी वाली समरी देखी होगी तो आपको ये जरूर समझ आएगा कि इसका जो सही उत्तर होगा हार्बर वेव्स। वेव्स तो आप समझ रहे हैं ना कि ये जब भी सुनामी आने वाली होती है तो जो पानी की जो लहरें होती हैं वो बहुत ही ऊंची ऊंची उठने लग जाती हैं, ठीक है, तो वो होती है हार्बर वेव्स, हार्बर वेव्स, हार्बर तरंगे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बाकी जो भूकंप की तरंगे होती हैं वो तीनों इसकी टाइप्स हैं, आप ये भी याद जरूर करें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्बर तरंगे हैं जो इसका जो सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज एडूसैट। एडूसैट क्या है, ये ए मैनमेड इंडियन सैटेलाइट, अ रॉकेट दैट कैरी मैनमेड सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन द orbit around the sun, a newly discovered planet in the solar system, an asteroid found between the orbits of Mars and Jupiter, कि एक मानव निर्मित उपग्रह है ये, या रॉकेट है जो मानव निर्मित उपग्रह को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखने के लिए ले जाता है। सौर मंडल में एक नया खोजा गया ग्रह है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में बीच में पाया जाने वाला एक शुद्ध ग्रह है। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा, ये मैन मेड इंडियन सैटेलाइट है। ये लगभग 2004 में आई थिंक नवंबर महीने में, हाँ नवंबर महीने में श्योर है कि ये नवंबर महीने में ISRO द्वारा, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की है कंपनी, सरकारी कंपनी है, इनके द्वारा ये एडूसैट जो सैटेलाइट था ये छोड़ा गया था। क्यों छोड़ा गया था कि जहाँ पर जो शिक्षा है वहाँ पर पहुँच नहीं पाती है, कि वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या डिश टीवी की जो भी डायरेक्ट प्लस नहीं होता कि उससे सीधी जो शिक्षा है वो लोगों तक पहुँचाई जा सके। तो जहाँ पर पहुँचना रिमोट एरियाज़ में, जहाँ पर लोग अनएसेसेबल एरियाज़ है जहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ पर ये जो एडूसैट का जो मेन मोटिव था कि वहाँ पर शिक्षा पहुँचाई जाए, ये बहुत ही कामयाब भी हुआ। आज भी हम देखते हैं जो स्मार्ट स्कूलों में एडूसैट से ही सीधे हमें प्रोग्राम दिखाई देते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, एजुकेशनल होते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर हैज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन दैट आर मेजरली अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीवित जीव हैं जिनमें मानव शामिल हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के परिमाण स्वरूप प्रमुख रूप से प्रभावित हैं। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या लिथोस्फीयर। वायुमंडल, जीवमंडल, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर स्थल मंडल। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है वैसे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बायोस्फीयर। क्यों होगा बायोस्फीयर, क्योंकि यहीं पर तो ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं। एटमॉस्फेयर, अगर सिर्फ एटमॉस्फेयर रहे, वायुमंडल रहे तो भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। अगर सिर्फ हाइड्रोस्फीयर रहे जहाँ पर सिर्फ जल हो वहाँ पर भी लोग नहीं जीवित रह सकते, और लिथोस्फीयर जहाँ पर सिर्फ स्थल मंडल हो वहाँ पर भी नहीं रह सकते। तो ये जो तीनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं
कौन कौन सी लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों कौन सी चीज़ें बनाती हैं? ये बायोस्फेयर बनाती हैं, जहाँ पर ही जीवन संभव हो पाता है। तो ये वही जगह है जहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन प्रभाव है वो पड़ता है। और ग्लोबल वार्मिंग है क्या, आपको पता ही था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग उसे ही कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होता है कि हमारे जो तापमान है वो बढ़ जाता है, और वो ओजोन लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में थी, वो क्या होती है, उसे हानि पहुंचती है, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। जो सूरज की किरणें आती हैं, हार्मफुल रेज आने लग जाती हैं, अल्ट्रा वायलेट्स रेज जिसे पैरा बैगनी किरणें कहते हैं, वो आने लग जाती हैं, और जिससे हमें स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होने लग जाती हैं। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग है, इसको थोड़ा सा हमें बचाकर रखना है। इसको इसको करने के लिए हमें ज़्यादा प्रदूषण नहीं करना है, जैसे कि हम जहाँ पर व्हीकल्स का यूज़ है वो कम यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सी बातें हैं, पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, तो फिर ये सभी मेजर्स हैं, इसको रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रॉक्स डज डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स फॉल, कि इनमें से हमने बताना है कि जो बसाल्ट रॉक हैं कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत के डेक्कन जो दक्षिणी पठार है वहाँ पर बसाल्ट चट्टानों से बनी गिरती हैं। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा? मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स या इंट्रूसिव रॉक्स। मेटामॉर्फिक चट्टाने, तलछट्टी चट्टाने। ये जो एक्सट्रूसिव रॉक्स, इग्नियस रॉक्स हैं, ये कौन सी हैं? ये हैं बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने। इंट्रूसिव यहाँ पर है, इंट्रूसिव थी अंतर्भेदी आग्नेय चट्टाने। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स से जो बनती हैं चट्टानें वो बसाल्ट रॉक्स बनती हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे पिछले हमारे जो हमने क्वेश्चन पेपर किया था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, पर उसमें शायद पूछा गया था कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक से कौन सी रॉक्स बनती हैं? इससे बनती हैं ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट रॉक बनती हैं। और ये आपने पता है ना कि ये कैसे रॉक्स ये बनती हैं? ये सभी कौन सी किस्म की टाइप हैं? इग्नियस रॉक्स की टाइप्स हैं कि जब जब जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि जब मैग्मा पिघला, वो जब धरती के सतह के अंदर ही पिघल गया तो उससे वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं वो, ठीक है। अगर वो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो बाहर आके अगर सॉफ्ट सॉलिड हो गया तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म लार्जली फाउंड इन मिनरल डिपॉजिट, की निम्नलिखित में से कौन सा लैंडफॉर्म मुख्य रूप से खनिज भंडार में पाया जाता है? तो देखते हैं, प्लेट्यू में पाया जाता है, वैलीज में, प्लेन्स में या माउंटेन्स में। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पठार। पठारों में जो खनिज की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी, कि हमने क्या बताना है कि लोकतंत्र में चुनाव के बारे में निम्नलिखित में दो कथनों पर विचार करें। एक प्रतिनिधि, इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली बाय द electing their representatives who make decision for the entire country, कि द गवर्नमेंट कैन चेंज्ड बाय रेगुलर इलेक्शंस, कि जो एक प्रतिनिधि, लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि का जो चुनाव करके अब प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, जो कि पूरे देश के लिए निर्णय लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, सरकारों को नियमित चुनावों द्वारा बदला जा सकता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ये दोनों बातें जो कही गई हैं, ये दोनों बातें बोथ ए एंड बी आर ट्रू, इफ बोथ लाइन्स आर ट्रू, तो उसका जो दोनों उत्तर होगा वो सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट ऑफ मुगल चार बाग, कि मुगल चार बाग का इनमें से कौन सा स्थल नहीं है? तो ये बताना है हमने, लाल महल बरी या कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू, हुमायूं टॉम या शालीमार गार्डन। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू है, जो ये मुगल चार बाग का जो साइट नहीं है, ठीक है, स्थल नहीं है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। आज का लास्ट क्वेश्चन है और हमने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, ईच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज इट्स ओन लॉस विद रिगार्ड टू द पंचायत विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस, कि देश के प्रत्येक राज्य के पास संवैधानिक दिशा निर्देशों के भीतर पंचायतों के संबंध में अपने स्वयं के कानून है। ऑप्शन नंबर बी, द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर, कि ग्राम सभा के सचिव का
जो चुनाव किया जाता है वो सदस्यों द्वारा किया जाता है। द जिला परिषद इज द सेकेंड टीयर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, कि जिला परिषद है पंचायती राज प्रणाली का दूसरा स्तर है। द टेन्योर ऑफ द ग्राम पंचायत इज 4 ईयर्स, तो जो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का है। तो जो ये लास्ट वाली तीनों बातें कही हैं ये कही हैं गलत। जो ऊपर वाली बात है कौन सी कही है इन्होंने, ईच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू द पंचायत विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस, कि देश के प्रत्येक राज्य के पास संवैधानिक दिशा निर्देशों के भीतर पंचायतों के संबंध में अपने स्वयं के कानून है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आपके कमेंट देखकर बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। सो घर रहें, सुरक्षित रहें। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।